या बातमीचे प्रायोजक सिद्धी डेव्हलपर्स सोलापूर। जिकडे पाहावं तिकडं लाल खुर्च्या, लाल मंडप आणि स्टेजही लाल, लाल वेशभूषेतील कामगार आणि झेंडे देखील लाले लाल। अशा बहारदार वातावरणात सोलापुरातील नॉर्थकोट प्रशालेच्या मैदानावर कॉम्रेड आडम मास्तर यांच्या आत्मचरित्राचं प्रकाशन करण्यात आलं। राज्यसभेचे माजी खासदार सीताराम येचुरी, डॉक्टर अशोक ढवळे, डॉक्टर उदय नारकर, माजी नगरसेविका नलिनी कलबुर्गी, नसीमा शेख, कामिनी आडम, लेखक दत्ता थोरे, संतोष पवार, सिद्धप्पा कलशेट्टी, मुरलीधर सुंचू आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते। प्रकाशन सोहळ्यानंतर सीताराम येचुरी यांनी आडम मास्तर यांच्याबद्दल आपल्या भावना व्यक्त केल्या। आदम मास्टर के पिताजी नारायणराव आदम और उन्हीं की प्रेरणा से लेकर एक मजदूर थे वो टेक्सटाइल में। उनकी माँ बीडी कर्मचारी थी, कामगार थी, और वहां से इस विचारधारा की प्रेरणा लेते हुए आडम मास्टर की पूरी जिंदगी जो है इस मानव मुक्ति की संघर्ष में जुट गई और पूरी की पूरी उन्होंने पूरी जिंदगी इसके लिए अंकित कर दिया। कई अरसों से मैं सोलापुर आ रहा हूँ आडम मास्टर के साथ। कई काम हो मैंने देखी। मानव मुक्ति का मतलब बीडी कामगार के लिए रहने के लिए व्यवस्था वो खुद देख चुके हैं, अपने घर में खुद देख चुके हैं किस परेशानियों से गुजरते हैं। तो गोदावरी पारुलेकर नगर जो बनाया गया, तब याद है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश के, उनको लेकर आए हम यहाँ पे और उनके हाथ से उसका उद्घाटन हुआ। और उस उद्घाटन के बाद दिल्ली जाते जाते वापस दिल्ली जाने के बाद पार्लियामेंट में उन्होंने एक दिन बुलाकर हमको बोला, काश आप जैसे लोग और तुम्हारे लीडर जो सोलापुर में हैं, ऐसे लोग देश के अंदर और पैदा हो कि अच्छा काम करें, जो भलाई का काम करें मजदूरों के लिए। और बहुत प्रशंसा की आदम मास्टर की, और कहते नारे और संघर्ष और स्ट्राइक के आधार पर नहीं, लेकिन ठोस रूप से आपको काम करके राहत देने की जरूरत है मजदूर वर्ग को। और खैर उनका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग है विचारधारा में, डॉक्टर मनमोहन सिंह का और अपना। लेकिन मानव मुक्ति के लिए जो प्रेरणा कम्युनिस्ट लेते हैं उनसे प्रभावित बहुत सारे लोग जो कम्युनिस्ट नहीं है वो भी होते हैं। और उसी तरीके से अब एक और कॉलोनी का तैयार हो गए, वो कह रहे हैं रे कॉलोनी, चलिए अब वो भी लोगों तक पहुंचाएंगे। यानी ये कोई सेवा नहीं है, ये एक फर्ज है, एक फर्ज है इंसानियत की फर्ज को निभाना जो है वो गुण खास तौर पर सिर्फ कम्युनिस्टों में होती है। और इसलिए सोलापुर का एक और खासियत, डॉक्टर द्वारकानाथ कोटनिस, अभी भी आप चीन जाओ तो उनके बारे में बड़ा गर्व है चीनी लोगों को कि भारत से एक डॉक्टर अपनी पूरी जिंदगी को त्याग करते सब कुछ छोड़कर वो यहाँ पर सेवा करने आया। जब जरूरत थी युद्ध के समय चीन के लोगों की मदद करने के लिए, उनकी इलाज करने के लिए। आज भी आप जाएंगे वहां पे, डॉक्टर कोटनिस के बारे में बात कहो कुछ तो चीनी ये पीढ़ी एक तकरीबन 100 साल होने के बाद ये पीढ़ी जो है वो उसी प्रकार से उनके अंदर वो भावना होती है। और वो क्या है भावना? इंसानियत। और इंसानियत की भावना के बिना आज कोई मानव मुक्ति का संघर्ष आगे नहीं बढ़ सकता। हर समय लोग कहते हैं तुम कम्युनिस्ट लोग तो नास्तिक हो, तुम्हें कोई आस्था नहीं है, किसी भगवान या अल्लाह में कोई आस्था नहीं है आपकी। तो हमने बोला देखिए भाई, हम नास्तिक जरूर हो गए, लेकिन हमारा भी एक धर्म है, हमारा भी एक आस्था है, और हमारा आस्था है इंसानियत का। इंसानियत हमारा आस्था है, भगवान भी इंसानी है, और इंसानियत के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी चलती है। और वही उसूल
रही है नरसैया आदम की पूरी जिंदगी में। जनतांत्रिक व्यवस्था में उसूल क्या है? एक देश और देश का नागरिक, राजा प्रजा की जगह देश और नागरिक, और हर नागरिक के औकात, हर नागरिक के अधिकार बराबर। और ये जो है आज फिर वापस ले जाना चाहते हैं देश को राजा प्रजा की व्यवस्था में। अब ये सवाल आपके और हमारे सामने है कि भाई क्या चाहते हैं हम, कि भारत वापस जाए भूत के अंधेरे में, या भारत को हम ले जाएंगे भविष्य के उजाले में? ये है सवाल। और आदम मास्टर पूरी की पूरी जिंदगी उसी पे लगे हुए हैं कि हम जो है भविष्य के उजाले में जाएंगे, ना कि भूत के अंधेरे में। भूत के अंधेरे में जाने वाली राजनीति को हम हराकर भविष्य के उजाले में अपने देश को ले जाएंगे। इस आत्मकथा से कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी, कई नए पीढ़ी को। पहला याद करिए, नए पीढ़ी को भी याद करना होगा, उन दिनों में हम जब बड़े हो रहे थे ट्रांसिस्टर रेडियो भी नहीं होता था। एक छात्र के पास होता था स्कूल में, और सब लोग उसके इर्द गिर्द क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे। आज तो सबके पास दो दो सेलफोन, ये सब यंत्र आ गए। लेकिन उस जमाने में जिस तरीके से देश के हित के लिए काम करने की प्रेरणा इन्होंने दी, उससे सीखकर हम समझते हैं कि ये आत्मकथा जो है ये प्रेरणा देगी नई पीढ़ी को भी आने वाले दिनों में। और आदम मास्टर खुद अपनी ये संघर्ष को आगे को भी जारी रखेंगे, और बड़ी लड़ाइयां हैं, और इन लड़ाइयों को हम आगे इस बार ले जाएंगे और जीतेंगे। और क्यों आदम मास्टर चलेगा ना, ये चलेगा। वो तो नारा देने में मतलब ये है कि अभी ये लड़ाई है, कह रहे आदम मास्टर, आगे और लड़ाई है, और इन लड़ाइयों को हमें आगे ले जाना है। तो आने वाले दिनों में बड़ी खुशी की बात है कि मेरे हाथों से ये किताब का विमोचन हो रहा है, और इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आज आपसे यही अपील है, आइए हम लोग सब मिलकर आज हमारे भारत को बचाएं, ताकि आने वाले दिनों में एक बेहतर भारत का निर्माण कर सके। यावेळी आडम मास्तर यांनी देखील भावनिक होऊन सत्काराला उत्तर दिलं. माझा जन्म मुळीच लाल मोठ्यामध्ये झाला, आणि माझं मरण सुद्धा लाल मोठ्यामध्ये झाल्याशिवाय राहणार नाही, ही आमची प्रतिज्ञा आहे. किती गरिबी मी पाहिली असेल. या ठिकाणी हजारो लोक आले, वेळ झाल्यामुळे निघून गेले. इतकी भयानक गरिबी मी बघितली, तुम्ही विचार सुद्धा करू शकत नाही. वर्षभर मी ज्वारीची भाकरी मला मिळालं नाही, तांदळाचं कण मिळालं नाही. फक्त हरभऱ्यावर माझं घर चालत होतं, फक्त हरभऱ्यावर. कोणी पाहिली अशी गरिबी? का आमच्या रक्तामध्ये या संबंधित चीड काय? लहानपणापासून मला वाटायचं, शाळेत जात असताना 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीचे जे गाणे होतात, स्वातंत्र्य संग्रामाचे जे गाणे होतात, ते गाणे ऐकून रक्तामध्ये एक प्रेरणा झाली. आणि माझ्या वडिलांना मी सांगितलं, मला देशाच्या सीमेवर लढण्याकरता मला लष्करामध्ये जायचं आहे. माझ्या वडिलांची इच्छा वेगळी होती, ते अशिक्षित होते, परंतु मार्क्सवादावर त्यांचा गाढ अभ्यास होता. मार्क्स मध्ये काय, एंगल्स काय, लेनिन काय, रशियन क्रांती काय, चीनी कम्युनिस्ट पार्टीची क्रांती काय, व्हिएतनामचं वुमेनचं चरित्र काय, ब शिकलं नसताना सुद्धा आम्हाला संपूर्ण माहिती द्यायची माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं, तुला हायकोर्टामध्ये बॅरिस्टर होऊन अशा पद्धतीची बाजू मान
सगळ्या महाराष्ट्रातले कामगार अभिमानाने म्हटलं पाहिजे हा आमचा वकील आहे असं म्हणलं पाहिजे. पण माझं मन तिकडे वळलं नाही. परिस्थिती इतकी भयानक होती. तुम्हाला 2 उदाहरण देतो. वेळ झालेला आहे त्यामुळे मला काही जास्त बोलता येत नाही. 2 उदाहरण देतो. 1956 सालची गोष्ट. 6 नंबर शाळेमध्ये होतो. 6वी मध्ये शिकत होतो. त्यावेळेला विजापूरला सहल निघाली. शिक्षकांनी आम्हाला सांगितलं फक्त 5 रुपये तुम्ही भरा, एसटी वरनं तुम्हाला विजापूरची सहल होईल. माझ्या आई वडिलांनी 15 दिवस प्रयत्न केलं, 5 रुपये मिळाले नाही. त्या सहलीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांना निरोप देण्याकरता मी एकटा गेलो आणि त्या दिवशी प्रतिज्ञा केली, आज मला एसटी मध्ये जायला 5 रुपये मिळाले नाही, पण आज मी प्रतिज्ञा करता एक ना एक दिवस विमानात बसल्याशिवाय मी सोडणार नाही. ही प्रतिज्ञा 56 सालात केली. आणि सांगायला मला अभिमान वाटतं, तुमच्या प्रेमामुळं 1978 आमदार झालो. नागपूरच्या अधिवेशनाकरता मुंबईवरनं मी नागपूरला विमानामधून गेलो आणि त्या दिवशी अशी झोप लागली. दिवसा मी 7 वाजता झोपलो. 5 वाजता मुख्यमंत्र्याकडे बैठक होती. 4 वाजेपर्यंत मला झोप लागलं. तुम्हाला दुसरं उदाहरण सांगतो. मी मिलिटरीमध्ये गेलो. शारीरिक तपासणी झाली. त्या तपासणीमध्ये पास झालो, पण आरोग्याची तपासणीमध्ये नापास झालो. रात्रभर रडत होतो. मला वाटत होतं या देशाच्या सीमेवर जाऊन आपल्या देशाचं रक्षण केलं पाहिजे. हे जे रक्तामध्ये भिडलेलं होतं त्या स्वप्नाला सुरुंग लागलं. रात्रभर मी त्या संबंधी अगदी झोपू सुद्धा शकलो नाही. पण माझ्या वडिलांनी मला समजून काढली. त्याने सांगितलं, तुला जर देशाची सेवाच करायची असेल, कामगार चळवळीमध्ये तुटून पड. याच्यापेक्षा मोठी सेवा दुसरी कोणती नाही, अशा माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं. म्हणून मी कामगार चळवळी 1964 पासून मी कामगार चळवळीमध्ये आहे. मी आज विचारणारा मोदी साहेबाला आज मी विचारणार आहे. 9 वर्ष झालं म्हणून देशभर डांगोरा पिटवत आहात तुम्ही. मोदी साहेब, साधा प्रश्न मी तुम्हाला विचारतो. या देशामध्ये 60 लाख कामगार सेवानिवृत्त झालेले आहे. कोणी 65 वर्षाचा आहे, कोणी 70 वर्षाचा आहे, कोणी 75 वर्षाचा आहे, कोणी 80 वर्षाचा आहे, कोणी 90 वर्षाचा आहे. गेले अनेक वर्ष झाले दर वर्षाला त्या दिल्लीच्या मैदानामध्ये सेवानिवृत्त माणसं येतात आणि सरकारला विचारतात, आम्हाला फक्त 500 रुपये पेन्शन महिन्याला, 600 रुपये पेन्शन, 800 रुपये पेन्शन, 900 रुपये पेन्शन, 1000 रुपये पेन्शन.
1000 रुपयामध्ये मला सांगा त्या म्हाताऱ्याचं कुटुंब कसं जगेल? आज एकदा आमदार झाला 50,000 रुपये महिन्याला पेन्शन, दोनदा आमदार झाला 60,000 आणि 5 वेळा आमदार झाला तर महिन्याला लाख रुपये. आमदार मेलं त्याच्या पत्नीला 50% पेन्शन, पत्नी मेली त्यांच्या मुलाला 25% पेन्शन, आणि आम्हाला महिन्याला 1000 रुपये. तुम्हाला मी सांगतो त्या कोंबड्या वस्तीमध्ये पोलीस समक्ष असताना 600 झोपड्या एका रात्रीत उभं केलेला माणूस आडम मास्तर आहे, लाल झेंडा आहे, लक्षात ठेवा. आज कोण आहे दाखवा मला. या सोलापुरात नव्हे, महाराष्ट्रात नव्हे, देशामध्ये मला दाखवा. 41,000 लोकांना स्वतःच्या मालकीचं घर देणार हे लाल बावटा आहे. आणि हाच बावटा या देशामध्ये क्रांती केल्याशिवाय, या देशामध्ये 80 लाख बिडी कामगार आहेत. आणि या सीतारामला घेऊन मनमोहन सिंगाकडे बसलो आम्ही. डॉक्टर मनमोहन सिंगाने म्हणलं आम्ही नया नौकऱ्या दे सकते नहीं तो जुने हम क्यों निकाल कर लेंगे. मोदी साहेब 40%चा कायदा तुम्ही 85%ला आणलात. आता मी तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे भारतातले विडी उद्योग संपवण्याचा तुम्ही निर्णय घेतलेला. याद राखा, लाल बावटा जिवंत आहे आणि हा लाल बावटा कामगाराच्या रक्षणाकरता कधीही मैदानात यायला घाबरणार नाही, लक्षात ठेवा. अरे 30,000 घर आम्ही बांधले, 15,000 घर तयार आहेत. महिन्याला एकदा मोदी साहेब मला विचारतात मकान कब देने वाले. साफ पानी तो होना, वह बिजली होना, वह रास्ते होना. आज गुदुताई में क्या हालत है. मकान बांधकर तुम्हारे हाथ में हमको दिए, ना पानी दिए, ना रास्ते दिए, ना लाइट दिए, कुछ भी दिया नहीं. आज 10-12 दिन के एक बार पानी आता है, लड़ कर हमारे माँ बहने परेशान है. हम लड़ रहे, नहीं छोड़े सरकार को. अब 6 महीने के अंदर गुदुताई को पानी ऐसा लाएंगे, सोलापुर में भी पानी नहीं मिलेगा, ऐसा पानी गुदुताई में हम देंगे. अरे रेनगर को हमने पानी ऐसा लाया. सुनो, यहाँ के ना भाजपा के हो या कांग्रेस को, सुनो, रेनगर में 24 घंटा पानी का प्रपोजल मंजूर किया 300 करोड़ का. और वो दिसंबर तक पानी तुमको ऐसा मिलेगा, फायर ब्रिगेड का जैसा प्रेशर है वैसा प्रेशर तुमको मिलेगा. मैं पूछना चाहता हूँ, आडम मास्टर आने से सोलापुर के सब उद्योग धंधे बंद पड़े. क्या नरसिंह गिरजी मेरे बाप ने बंद करे? क्या जूनी गिरनी का वक्त में छोटा बच्चा था, मैं बंद पड़ा? लक्ष्मी विष्णु गिरनी 91 से हम चिल्ला रहे हैं, ये पीठ गिरनी के माफक चल रहा है. जाम गिरनी कब बंद पड़ा पता है नहीं है. अरे जब बीडी उद्योग पर संकट आया, यही सीताराम येचुरी को लेकर मनमोहन सिंह के पास गए. बीडी उद्योग को बचाया. सोलापुर के 60,000 महिलाओं की नौकरी आज तक कायम है, केवल लाल बावटे के लिए कायम है.
मैं 3 बार आमदार बना, 3 बार नगर सेवक बना। याद में रखो, जब मेरा भाषण का रिकॉर्ड में निकालने को बोला तो असेंबली का लाइब्रेरी का जो प्रमुख है उसने मुझे बोला, मास्टर साहब 10,000 पान का रिकॉर्ड है तुम्हारा, 10,000 पान का रिकॉर्ड। कितने दिन क्या मैं दरोड़े को सरकार मेरे ऊपर 225 कटले सगळे तुरुंग बघितले, महाराष्ट्रातले निम्मे महाराष्ट्रातले तुरुंग बघितले। 2 वर्ष तुरुंगात होतो, अजूनही 25 केसेस माझ्या अंगावर चालू आहेत। अरे सायकल मला लोकांनी दिली, 4 चाकी लोकांनी दिली, आणि आज बापूजी नगरचं घर जे बांधतात ते सुद्धा लोकांनी दिलेलं आहे। 1 रुपया सुद्धा आम्ही कमावलेला नाही। जे मुंबईमध्ये बसलेला त्या लोकांना बोलवा माझ्याकडे। घरगुती कारणामुळे ज्या वेळेला 1980 सालामध्ये विपक्षाच्या बाहेर नागपूरचं अधिवेशन होतं, वसंतदादा पाटील, नाशिकराव तुरपुडे, जांबवंतराव तोडे, यंबडवार, यशवंतराव मोते, प्रभाराव, माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील, 25 आमदार माझ्याकडे आले आणि वसंतदादा बोलायला सुरुवात केली, मास्तर आणि शरद पवारच्या सरकार पाडणार आहे, 4 मताची गरज आहे, त्याच्यामध्ये तुमचं मत धरलेलं आहे, तुम्हाला आम्ही 25 लाख रुपये देऊ आणि 5 वर्षाची MLC देणारं पत्र देऊ असं त्यांना मी सांगितलं, मी लाल बोटाचा माणूस आहे, अंतर्गत वाद पक्षाशी आहे, तुम्ही 2 मिनिटाच्या आत माझ्या रूम मधून बाहेर नाही गेला तर पोलीस अधिकाऱ्याला पाचारण करावं लागेल। त्यावेळेला जांबवंतराव तोडे म्हणला, हा कसला माणूस आहे, असला आडम मास्तर तुम्हाला सापडणार नाही, पिढ्या तुम्हाला असं माणूस मला दाखवत। म्हणून आम्ही ठरवलेलं आहे, चरित्रामध्ये अनेक घटना आहेत, मला सगळ्या घटना या ठिकाणी। माँ बहनों को मेरी विनती है, नुस्ते मकान के वास्ते हमारे पास मत आओ, अपनी जिंदगी बर्बाद हो रही है। 400 रुपए का गैस 1100 रुपए हुआ है। अरे इंटरनेशनल में 32 रुपए पेट्रोल का भाव था, कच्चा तेल का भाव आज 106 रुपए मिल रहा है। भयानक हालत देश का है, मैं उसके ऊपर वर्णन ज्यादा नहीं करता हूँ। इतना ही मैं विनती करता हूँ सभी लोगों को, लड़ेंगे और जीतेंगे। अंतिम लेआउट मंजूर, ओपन प्लॉट घ्या फक्त 7 लाखांपासून। प्रकल्पातील सुविधा, लाईट, रस्ते, ड्रेनेज व पाण्याची सुविधा, पुणे रोड, विजापूर रोड, मंगळवेढा रोड, अक्कलकोट रोड, सिद्धी डेव्हलपर्स अँड कन्स्ट्रक्शन्स। संपर्क 95 95 55 57 25। ऑफिस 13 क्रॉस रोड बिल्डिंग, जुना पुणा नाका, सोलापूर।